गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 5 जुलाई वर्ष 2021 है और हम लोग 9th का फर्स्ट चैप्टर समुच्चय कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 1.1 के सभी सवाल समझा दिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1.2 को समझने के लिए कुछ बेसिक जानकारी की ज़रूरत है। वो बेसिक जानकारियाँ क्या है वो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बेटा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, सीमित समुच्चय, अनंत समुच्चय, ये 4 प्रकार यहाँ पर दिए हैं। एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, सीमित समुच्चय, अनंत समुच्चय। और ये नाम से ही पता चल रहा है, एकल समुच्चय किसे कहेंगे? जिसके अंदर केवल एक घटक हो। रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे? जिसके अंदर कोई भी घटक ना हो, खाली हो वो। फिर सीमित समुच्चय किसे कहेंगे? जिसके घटक को गिना जा सके, जिनके घटकों को गिना जा सके वो सीमित समुच्चय है। और अनंत समुच्चय, जिनके घटकों को गिना ना जा सके उन्हें अनंत समुच्चय कहते हैं। अब इसको उदाहरण एक एक देख लेते हैं जरा। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने एकल समुच्चय किसे कहते हैं? जिसके अंदर केवल एक घटक हो। तो यहाँ देखो, समुच्चय ए के अंदर केवल एक ही घटक है, वो है 2। तो यह सम अभाज्य संख्या का समुच्चय है। इसको अपनी 2 विधि थी ना समुच्चय की, एक गुण वर्णन और एक सूची। तो गुण वर्णन में अगर इसको लिखा जाए तो यह सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो गुण वर्णन में अगर किसी ने पूछा कि सम अभाज्य संख्या का समुच्चय लिखो, तो एक ही संख्या ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो है 2। तो इस समुच्चय में सिर्फ एक ही घटक आएगा, 2, इसलिए ये एकल समुच्चय हो गया। फिर रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? रिक्त समुच्चय मतलब जिसके अंदर कोई भी घटक लिखा ना जा सके। जैसे यहाँ देखो, सूची पद्धति, गुण वर्णन पद्धति में क्या दिया है कि b x का समुच्चय है और x क्या है? यह 2 और 3 के संख्याओं के बीच की प्राकृतिक संख्या है। तो 2 और 3 के बीच की प्राकृतिक संख्या संभव ही नहीं है। 2 के बाद 3 ही आती है प्राकृतिक संख्या। 2.1, 2.2, 2.3 दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं। इसलिए 2 और 3 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। इसलिए समुच्चय B क्या होगा? खाली होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं आ सकता है। इसको इस तरह से भी लिखा है, देखो, इसको फाई कहते हैं, फाई। इस चिन्ह को फाई पढ़ते हैं, 0 लिख के काटा गया है। आप ये इसका मतलब ये समझ सकते हो कि 0 भी नहीं है इसमें 0 भी नहीं ही है। एक सेकेंड बेटा, जरा मैं, हाँ, तो देखो 2 और 3 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है, इसलिए B देखो यहाँ पर खाली लिखा है, कुछ भी घटक नहीं लिखा है। तो इसलिए समुच्चय B यहाँ पर क्या हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया। ये जो चिन्ह है इसे फाई कहते हैं, फाई। ये चिन्ह से ही पता चल जाता है कि 0 को भी कट किया है, यानी इसके अंदर 0 भी नहीं है। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि B का कोई घटक 0 है, 0 भी इसके अंदर घटक नहीं है। तो ये रिक्त समुच्चय समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं अनंत समुच्चय किसे कहते हैं, सॉरी, सीमित समुच्चय किसे कहते हैं। सीमित समुच्चय किसे कहेंगे? जिस समुच्चय के जो घटक हैं उसकी गिनती संभव है, घटक मर्यादित होते हैं, एक लिमिटेड घटक होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, उन्हें सीमित समुच्चय कहते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे समुच्चय हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, देखो कि C सभी P का समुच्चय है तथा P यह 1 से 22 संख्याओं में से 4 से विभाज्य है। तो 1 से 22 के बीच में जो भी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, यानी 4 के पहाड़े में आती हैं, वो सब हमें लिखना है। 4 से विभाज्य कौन सा होगा? जो 4 के पहाड़े में आता हो। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 नहीं ले सकते क्योंकि हमको 1 से 22 तक ही लिखना है। तो यहाँ पर देखो कि 1, 2, 3, 4, 5 घटक हैं। यहाँ पर घटक की संख्या को हम गिन सकते हैं, गिना जा सकता है, इसलिए यह सीमित समुच्चय हो जाएगा। ये समुच्चय हो जाएगा सीमित समुच्चय, क्योंकि यहाँ गिनती
घटकों की गिनती संभव है, इसलिए सीमित समुच्चय हो गया। इसके बाद में है अनंत समुच्चय। अनंत समुच्चय किसे कहते हैं? जिस समुच्चय के घटकों को गिना नहीं जा सकता है उसे अनंत समुच्चय कहते हैं। या आपको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ समझने की जरूरत है। जैसे आप लिखना चाहो तभी भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में भी कभी भी लिख सकते हैं। अभी आप लिखने की कोशिश मत करिए, सिर्फ आप समझो अच्छी तरह से, बाद में वीडियो देख करके लिखना आप। तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ समझने पे के लिए लगाइए। तो यहाँ पर देखो n का मतलब क्या हुआ? n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जैसे जो गिनती होती है 1 2 3 4 5, ये सब प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ n बराबर कैसे हो जाएगा? 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो डॉट डॉट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 के बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, फिर कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याओं को गिना नहीं जा सकता। कोई बोले गिनती का कभी अंत तो होता ही नहीं है। कोई बोले 1 लाख, तो 1 लाख के बाद भी 1 लाख 1, 1 लाख 2, कोई करोड़ कह दे तो करोड़ के बाद भी गिनती होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, जो उन्हें गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये अनंत समुच्चय में आएगा। तो ये 4 प्रकार के समुच्चय हैं: एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, सीमित समुच्चय, अनंत समुच्चय। एकल समुच्चय जिसके अंदर केवल एक घटक हो, रिक्त समुच्चय जिसके अंदर कोई भी घटक ना हो, जिसे इस तरह इन 2 तरीकों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। सीमित समुच्चय जिनके घटकों की गिनती संभव है। अनंत समुच्चय जिनके घटकों को गिना नहीं जा सकता। तो इस तरह से 4 प्रकार के समुच्चय होते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं तो समझना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों को सूची पद्धति में लिखना है और फिर ये सीमित यह समुच्चय है या फिर अनंत समुच्चय है, उसमें हमको विभाजित करना है। जैसे उदाहरण नंबर 1 देख लीजिए। a क्या है? a सभी x का समुच्चय है तथा x क्या है? x यह n यानी प्राकृतिक संख्याओं का घटक है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, n फॉर नेचुरल नंबर। तो a सभी x का समुच्चय है और x प्राकृतिक संख्या है और x विषम संख्या भी है। तो आपको सारी प्राकृतिक संख्या भी लिखनी है और विषम संख्या भी लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? देखो, सूची पद्धति में लिखेंगे। पहले x क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है और विषम संख्या भी है। तो कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या विषम होती है? 1 3 5 7 9, एक एक छोड़ के लिखते जाइए, सब विषम है। विषम मतलब जो 2 से ना कट सके। 2 से कटेगी पर दशमलव में आएगी, 2 से पूरी तरह भाग नहीं जाता हो। तो 7 8 9 10 इस तरह से एक बढ़ती चली, 7 9 11 13 15 17, इस तरह एक एक छोड़ के लिखते जाएंगे तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। ये इसे गिनना संभव नहीं है, इसलिए इसे अनंत समुच्चय कहा जाता है। इसके बाद में देखिए क्या है? b। दूसरा करते हैं। दूसरा, ये जो समुच्चय b है ये सभी x का समुच्चय है और x क्या है? x एक प्राकृतिक संख्या है। n फॉर नेचुरल नंबर। x एक प्राकृतिक संख्या है और ये जो x है ये इस समीकरण के अनुसार होना चाहिए, यानी x प्राकृतिक संख्या भी होनी चाहिए और इस समीकरण के अनुसार भी होनी चाहिए। तो पहले इस समीकरण को हम हल करके देख लेते हैं कि x का कितना मान आता है। पहला काम है कि इस समीकरण के अनुसार x कितना होगा वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये सवाल लिख दिया। अब समीकरण क्या है? 3x - 1 बराबर 0 है। अब इसे हम हल करेंगे, जो 1 है उसे राइट साइड में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x बराबर 1 आ जाएगा। -1 राइट साइड में जाके +1 हो गया। हमें x का मान चाहिए। x का मान चाहिए, इसके लिए यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा। 3 जब यहाँ से हट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा और इधर बराबर 1 वैसे का वैसे रहेगा। ये जो 3 हमने हटाया है वो वहाँ जाके भाग हो जाएगा। तो x क्या आ गया? x यहाँ पर आ गया 1/3। x 1/3 आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें पहली शर्त क्या दी है कि x प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए,
यानी गिनती वाली संख्या होनी चाहिए, गिनने वाली। तो 1/3 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, गिनती में 1/3 थोड़ी आता है। गिनती में 1 2 3 4 ये गिनती वाले नंबर हैं। तो इसलिए ये जो 1/3 है ये नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या का घटक नहीं है। इसलिए यहाँ बी के अंदर कोई भी घटक नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए बी खाली है। अब खाली समुच्चय यानी को हम सीमित समुच्चय कह सकते हैं। यहाँ पर हमें ये बताना है कि समुच्चय सीमित है कि अनंत समुच्चय है। तो यहाँ पर इसे हम सीमित समुच्चय कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गिना जा सकता है। कोई यदि पूछे कि बी के अंदर कितने घटक हैं, तो हम कह सकते हैं बी के अंदर कोई घटक नहीं, यानी कि शून्य है, 0 घटक है। बी के घटकों की संख्या 0 है। तो चूंकि यहाँ बी के घटकों की संख्या हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बी एक सीमित समुच्चय है। हाँ बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया कि बी रिक्त समुच्चय क्यों है? जवाब दो बेटा। हाँ, वेरी गुड। अगर ना समझा हो तो पूछा करो बेटा। और ये उदाहरण भी आप लोग पढ़ा करो, परीक्षा में उदाहरण के भी सवाल आ सकते हैं, इसलिए उदाहरण भी पढ़ना जरूरी है। अब चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या दिया है? सी सभी x का समुच्चय है और x या प्राकृतिक संख्याओं का घटक है। यानी x प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और ये जो x है वो 7 से विभाजित भी होनी चाहिए, यानी 7 के पहाड़े में भी आना चाहिए। तो दो शर्त हैं, 7 से विभाजित भी हो और नेचुरल नंबर भी हो, प्राकृतिक संख्या भी हो, यानी गिनती में आने वाली संख्या, बटे, दशमलव, माइनस, ये सब नहीं चलेगा। तो देखते हैं, हम लोग इसको सूची पद्धति में लिखेंगे पहले। तीसरा, सी सभी x का समुच्चय है, x एक नेचुरल नंबर है और x 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो देखो, 7 से विभाजित होने वाली संख्या यानी 7 का पहाड़ा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, ये बढ़ता चला जाएगा। आप देखो 7 7 जोड़ते चले जाओ, 7 और 7 जोड़ते चले जाइए। हाँ, तो सवाल क्या था कि x 7 से विभाजित होने वाली संख्या हो, यानी 7 से कटना चाहिए, 7 के पहाड़े में आना चाहिए, और ये प्राकृतिक संख्या भी हो। तो देखो 7 7 आप जोड़ते चले जाओ तो 7 के पहाड़े की ही संख्या मिलेगी और 7 से विभाजित होने वाली संख्या मिलेगी। जैसे 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, इसमें 7 जोड़ दो, वापस 7 चौक 28, 28 में 7 जोड़ दो 35, 7 पचे 35, 7 धाम में 70, फिर 7 जोड़ देना 77 आ जाएगा, फिर 7 जोड़ देना 84 आ जाएगा। इस तरह से लगातार बढ़ता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये हमने सूची पद्धति में लिख दिया। अब हमें बताना है कि सीमित है कि अनंत है। तो यहाँ पर हम घटकों की संख्या को गिन नहीं सकते हैं। जो भी संख्या मिलेगी 7 जोड़ते चले जाओ, उसमें 7 जोड़ो अगला संख्या मिल जाएगा, उसमें 7 जोड़ दो फिर उसके आगे की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ गिनती संभव नहीं है घटकों की, इसलिए यह अनंत समुच्चय है। फिर चौथा उदाहरण क्या पूछा है? चौथा उदाहरण है बेटा कि f ये a, b इसका समुच्चय है। मतलब a और b ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए, और a और b क्या है? a और b एक परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब क्या होता है? जिसको बटे में लिखा जा सके। और क्या दिया है? a प्लस b 11 आना चाहिए। तो दो शर्तें हैं यहाँ पर, परिमेय है यानी बटे में भी चलेगा, दशमलव में भी चलेगा। परिमेय का मतलब सब हो गया, उसमें प्राकृतिक संख्या भी आ गई, पूर्ण संख्या भी आ गई, पूर्णांक संख्या भी आ गई, बटे भी आ गया, दशमलव भी आ गया। तो ये सब चलेगा, a और b इसमें से कोई भी नंबर चलेगा। लेकिन a प्लस b को जोड़ने पे 11 आना चाहिए, ये भी एक दो शर्त है। तो हमको a और b के ऐसे मान लेने हैं जो दोनों शर्तों का पालन करें, यानी परिमेय संख्या भी हो और उनको प्लस करने पे 11 भी आए। ऐसी संख्याओं को ही हमें लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। a और b की हमें ऐसी जोड़ी खोजनी है जिसमें a और b पूर्ण संख्या हो। अच्छा, यहाँ पर लोग ने चेंज कर दिया, यहाँ सॉरी, ये छठा मैंने आपको बता दिया, सॉरी, हम लोग ये चौथा सवाल करना है हमें।
आई एम सॉरी, हाँ बेटा, ये मैं 6 पढ़ लिया। चौथा करना है, डी जो है वो ए कॉमा बी है। ए कॉमा बी ये डब्लू, डब्लू यानी होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब या तो 0 हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब जो है होल नंबर हैं। 0 और सारी गिनती वाली संख्याएं, नेचुरल नंबर, सब ये मिला के होल नंबर हैं। और a प्लस बी ये 9 होना चाहिए। ये दो शर्तों के अनुसार हम a और b का मान ढूंढेंगे और फिर a और b का मान रखेंगे तो हमें d सूची पद्धति में मिल जाएगी। तो ये देखो, शुरू करते हैं d। d जो है a कॉमा b, हमें a और b का मान निकालना है। a और b ये पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर है, और a प्लस बी 9 आना चाहिए। तो a और b की जोड़ी हमें खोजनी है, लेकिन शर्त यह है कि a और b ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए और a प्लस बी 9 होनी चाहिए। तो देखो, हम लोग क्या करेंगे, a का मान हम लोग पहले a का मान रख देते हैं। तो a का मान, a के जगह पे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख दिया। पहले सब a का मान हमने लिख दिया, धनुष धनुष वाला कोष्ठक। ये d था तो हमें d लिखना पड़ेगा, इक्वल एज इट इज़ लिखना है। धनुष वाला ब्रैकेट वैसे ही लिखना है, ये ब्रैकेट वैसे ही लिखना है। सिर्फ जो a है, a के जगह पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से हमने लिख दिया है। अब हमें दूसरी संख्या लिखनी है b। p के जगह पे कोई नंबर डालना है, लेकिन याद रखना कि इन दोनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पे 9 आना चाहिए। तो यदि आपने एक संख्या 0 ले लिया तो दूसरी 9 हो जाएगी, तो 9 प्लस 0 9 ही होगा। तो देखो यहाँ शर्त पूरी हो रही है, 0 और 9 दोनों पूर्ण संख्या है और दोनों को 0 और 9 को प्लस करने पे 9 आ रहा। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, तो यहाँ पर शर्त हमें क्या दी है कि a और b पूर्ण संख्या होनी चाहिए, a प्लस बी 9 आना चाहिए। तो देखो, हमने पहले 0 लिखा था, तो 0 में 9 प्लस करेंगे तो ही 9 आएगा, इसलिए दूसरी संख्या 9 हो गई। अब हमने पहले 1 लिया है, तो एक दूसरी संख्या कौन सी लें कि 9 आ जाए जोड़ने पर? 8। तो एडजस्टमेंट करूँ तो भी, हाँ, तो देखो, ई सभी x का समुच्चय है, x पूर्णांक संख्या है और x स्क्वायर 100 है। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह की संख्याएं, और -1, -2, -3, -4 यानी सभी 0, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, लेकिन बटे और दशमलव नहीं चलेगा। तो x पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और x का वर्ग 100 आना चाहिए। तो कौन कौन सी संख्या का वर्ग 100 आ सकता है? देखो, -10 का वर्ग करोगे तभी भी 100 आएगा, 10 का वर्ग करोगे तभी भी 100 आएगा। -10 इंटू -10 करोगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, 10 दाम में 100, तो प्लस 100 ही आएगा। 10 का वर्ग करो, 10 गुणे 10, तो 10 दाम में 100 ही होगा। तो इसलिए x यहाँ पर -10 और 10 आ रहा है, और ये दोनों जो है पूर्णांक संख्या भी हैं, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या है, माइनस वाली संख्याएं भी पूर्णांक संख्या होती हैं और प्लस वाली संख्या भी पूर्णांक संख्या होती है। अब यहाँ भी देखो, घटकों को गिना जा सकता है, इसलिए यह भी एक सीमित समुच्चय है। फिर है आपका छठवां सवाल, f क्या है? ये a कॉमा b है। a कॉमा b क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 0 भी चलेगा, फिर जो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी चलेगा, फिर जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो भी चलता है, बटे भी चलेगा, दशमलव भी चलेगा। q का मतलब वो होता है, मतलब कैसी भी संख्या चल सकती, a और b कैसे भी संख्या हो सकती है। और a प्लस बी 11 आना चाहिए, 11। तो यहाँ पर देखो कैसे लिया है इन लोगों ने। इसमें हम लोग असंख्य संख्या ले सकते हैं बेटा। ये जैसे कि हम लोग ने एक सवाल देखा था यहाँ पर, इस टाइप का एक सवाल हमने किया है ऊपर, ये डी वाला। तो यहाँ पर देखो क्या होगा,
ये असंख्य क्यों मिल रहा है? ये हमको असंख्य यहाँ पर क्यों मिल रहा है? क्योंकि देखो, मैं कोई भी नंबर अगर पहला नंबर लूँ, अगर मैं 1 लेता हूँ तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए 11 मिलने के लिए? अगर मैं पहला नंबर 1 ले लूँ तो दूसरा नंबर क्या होगा? टोटल 11 आना चाहिए ना। 10, अगर 1 लेता हूँ तो दूसरा 10 हो जाएगा, तो हम 1 और 10 भी ले सकते हैं। अगर दूसरा मैं 2 ले लूँ तो क्या मिलेगा? 2 और 9 भी है, 2 और 9 11 हो जाता है। 3 ले लूँ तो 8, 4 ले लूँ तो 7, 4 और 7, फिर 5 लूँ तो 5 और 6, 5 और 6 11 होता है ना। 5 और 6 भी ले सकता हूँ, फिर 6 और 5 भी ले सकता हूँ जैसे यहाँ लिया गया है। 7 और 4 भी ले सकता हूँ, 8 और 3 भी ले सकता हूँ, 9 और 2, 10 1 भी ले सकते हैं, 9 2 भी ले सकते हैं, 10 1 ले सकते हैं, 11 और 0 भी ले सकते हैं, 0 और 11 भी ले सकते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ है बेटा, यहाँ पर क्या बोला है कि हम लोग माइनस की संख्या भी ले सकते हैं, माइनस वाली भी ले सकते हैं हम लोग। तो अगर मैं यहाँ पे -1 ले लूँ तो दूसरी संख्या क्या होगी? यस, अगर मैं एक -1 लेता हूँ तो दूसरी संख्या 12 हो जाती है, क्योंकि 12 - 1 11 ही आएगा। -2 ले लूँगा तो फिर 13, दूसरा 13 मिल जाएगा। समझ रहे हो बेटा? कोई भी नंबर आप ले लो, अगर मैं बोलूँ कि -100 ले लो, -100, अगर मैं -100 ले रहा हूँ तो दूसरा कौन सा होना चाहिए? 111। 111 में से 100 माइनस कर दोगे 11 ही मिल जाएगा, है ना। तो अगर मैं ये 1000 ले लूँ, एक को 1000 ले लूँ तो दूसरा कितना लेना पड़ेगा? -1011 माइनस, सॉरी, ये -1000 लूँ तो ये प्लस 1011 लेना पड़ेगा। 1011 में से 1000 माइनस कर देंगे फिर से 11 ही आ जाएगा। समझ रहे हो ना बेटा? तो इस तरह से यहाँ पर अनंत जोड़ी, असंख्य जोड़ियां हम बना सकते हैं, कभी खत्म ही नहीं होगा। कोई अगर इसको -1 लाख ले ले, ए को अगर -1 लाख ले लो तो दूसरी संख्या वो क्या ले सकते हैं हम लोग? 1,11,000। 1,11,000 ले लेंगे, 1,11,000 में से 1 लाख माइनस हो जाएगा तो फिर 11 ही मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर अनंत जोड़ियां बनाई जा सकती हैं जिसे गिना नहीं जा सकता है, इसलिए f एक अनंत समुच्चय है। समझ गया ना बेटा? इनफाइनाइट, यस, इंग्लिश में इसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं सम समुच्चय किसे कहते हैं? सम समुच्चय। सम समुच्चय बहुत आसान है, ऐसे समुच्चय जिसमें ए सेम घटक हो, जैसे कि यहाँ देखो LISTEN, नीचे भी वही है LISTEN, दोनों के घटक सेम है। ए के अंदर जो घटक है बी के अंदर भी वही घटक है। माइक माइक बंद रखो बेटा, अपना माइक बंद रखो, नहीं तो मेरी आवाज साफ नहीं आएगी। हाँ, तो देखो मैं बता रहा हूँ सम समुच्चय किसे कहते हैं। ऐसे समुच्चय जिसमें घटक जितने घटक की संख्या समान होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6। ए के अंदर 6 घटक हैं, बी के अंदर भी 1 2 3 4 5 6, दोनों के अंदर 6 घटक हैं और घटक भी सेम ही है। एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, आई इसमें भी है, इसमें भी है, एस एस, टी टी, ई ई, एन एन। ए और बी के घटकों की संख्या भी समान है और घटक भी समान है, तो इसलिए ए और बी क्या है? ये सम समुच्चय है और इसे ए बराबर बी ऐसे लिख सकते हैं। तो सम समुच्चय आप समझ में आ गया होगा आपको।
यहाँ पर देखो वही उदाहरण दिया है कि ए क्या है, ए सभी x का समुच्चय है तथा x या लिसन शब्द का वर्णाक्षर है, तो इसलिए इसको सूची पद्धति में LISTEN लिख दिया। बी क्या बोला, बी सभी y का समुच्चय है और y साइलेंट शब्द का वर्णाक्षर है, तो इसको सूची पद्धति में इस तरह से लिख दिया, साइलेंट शब्द। अब यहाँ दोनों के घटकों की संख्या भी समान है, घटक भी समान है, इसलिए a और b समुच्चय समान है, इसलिए a बराबर b लिख सकते हैं। उदाहरण 2 देख लो। उदाहरण 2 क्या है, a जो है सभी x का समुच्चय है, x बराबर 2n, x का मान 2n है, और ये n क्या है, n जो है नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है, और साथ ही ये x जो है वो 0 से बड़ी है और 10 से छोटी और बराबर भी है। ये ऐसा नीचे लाइन खींच दिया, मतलब बराबर भी हो सकता है। तो हमें 0 से 10 के बीच की संख्या, ये जो n का मान कितना हो गया, 0 से 10 तक की संख्या हो गई। 0 नहीं लेना है क्योंकि 0 से बड़ी संख्या लेनी है और 10 तक जाना है। तो n नेचुरल नंबर है और 0 से बड़ा और 10 तक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब x है, x का मान है। ये जो x का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पर कितनी शर्तें हैं देखो, 1 2 3 शर्तें हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये n का मान डालते जाएंगे। n क्या है, n नेचुरल नंबर है, तो पहला नेचुरल नंबर क्या है, 1 होता है, तो 2 का मान अगर 1 रख दें तो 2 1 जा 2, तो x 2 आ गया, देखो 2 आ गया। अब दूसरा नेचुरल नंबर क्या है, गिनती वाले n नेचुरल नंबर नहीं, गिनती की संख्या, दूसरी गिनती कौन सी है, 2 है, तो n का मान 2 रख दो, तो 2 दूनी 4। तीसरा नेचुरल नंबर क्या है, 3, तो 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 4 4 दूनी 8, n का मान 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, n का मान अगर 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ शर्त क्या दिया है कि x जो है वो 10 से छोटा या बराबर होना चाहिए, 10 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए x का मान हम 12 नहीं ले सकते, इसलिए सिर्फ 10 तक ही लिखा है। हाँ बेटा, हाँ n का मान हम 5 तक ही ले सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ 10 तक ही लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ ये दूसरी शर्त दी है कि 10 से बड़ी संख्या नहीं ले सकते, तो इसलिए n का मान हम 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 दूना 12 हो जाएगा, 10 से बड़ा हो जाएगा। दूसरा समुच्चय b है, b समुच्चय सभी y का समुच्चय है। ये जो b है, समुच्चय b सभी y का समुच्चय है। y क्या है, सम संख्या है। सम संख्या मतलब 2 के पहाड़े में आने वाली, 2 4 6 8 इस तरह की संख्या सम संख्या है। लेकिन y जो है वो 1 10 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और दोनों के बीच की संख्या भी हो सकती है। ये जो नीचे लाइन खींच दिया है ना, इसका मतलब 1 और 10 भी लेना पड़ेगा। तो y 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और दोनों के बीच की संख्या भी हो सकती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, y 1 के बराबर। यहाँ तो कुछ गड़बड़ी दे दी है बेटा, ये चिन्ह यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये गलत दे दिया है। हाँ, इसको काट दो, ये अपने किताब से निकाल देना है बराबर का चिन्ह, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह अगर लगा दिया तो आपको 1 भी लिखना पड़ेगा यहाँ। अब देखो क्या दिया, y 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 के से छोटा और 10 के बराबर भी चलेगा। तो क्या नंबर मिलेंगे, 2 2 के बाद 3 नहीं ले सकते क्योंकि सम होना चाहिए, सम। तो 3 सम नहीं है क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो 2, फिर 1 1 छोड़ के लिखते जाओ, 4 5 छोड़ दो 6, 7 छोड़ दो तो 8, 9 छोड़ दो 10। तो ए और बी में देखो घटकों की संख्या समान है, 5 घटक ऊपर भी है, 5 घटक नीचे भी है, और घटक भी समान है, इसलिए ए और बी ये सम समुच्चय है। फिर देखो एक और यहाँ दिया है, निम्नलिखित समुच्चय पर विचार करिए। सी है 1 3 5 7, डी है 2 3 5 7। तो क्या सी और डी सम समुच्चय है? देखो इससे चेक कर लेना है कि पहले 4 घटक यहाँ है, 4 घटक यहाँ भी है। उसके बाद देखो घटक सेम है क्या, 1 यहाँ, 1 जो है सी का
ये जो 1 है वो सी का घटक है, लेकिन 1 डी का घटक है क्या? 1 देखो डी का घटक नहीं है, डी में 1 नहीं आ रहा है, तो 1 डी का घटक नहीं है। ऐसे देखो 2 जो है, ये 2 डी का घटक तो है, लेकिन ये 2 सी में नहीं है, यानी 2 सी का घटक नहीं है। यानी सी और डी में घटक सेम नहीं है, घटक अलग अलग हैं। इसमें एक है, इसमें एक नहीं है, तो घटक सेम नहीं है, तो इसलिए सी और डी सम समुच्चय नहीं है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सी नॉट इक्वल टू डी। फिर उदाहरण 3, ए क्या है 1 2 3 है और बी क्या है 1 2 3 4 है, तो ए नॉट इक्वल टू बी, इसकी जांच करें। तो जांच कैसे करेंगे? जैसे ऊपर हमने देखा कि 1 इस तरह से लिखना, आप 1 इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, हाँ बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू बी भी है, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू बी है, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू बी है। फिर देखो 4 बिलोंग्स टू बी है, लेकिन 4 नॉट बिलोंग्स टू ए है, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये जो 4 है वो ए का घटक नहीं है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी, ये इसकी जांच हो गई, ए और बी सम समुच्चय नहीं है। आप यस सर वगैरह बोला करो तो मुझे पता चले कि आप सुन रहे हो और समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, ओके बेटा। अब ये उदाहरण नंबर 4, यस सर बोल के माइक बंद कर दिया करो। फिर क्या है देखो, ए क्या है? ए सभी x का समुच्चय है। x यह अभाज्य संख्या है। पहली शर्त है कि अभाज्य संख्या। दूसरी शर्त है कि x 10 से बड़ी और 20 से छोटी होनी चाहिए, यानी 10 और 20 के बीच में आनी चाहिए। उसके बाद में तो हम लोग यहाँ ये सूची गुण वर्णन पद्धति में दिया है, तो इसको सूची पद्धति में लिख सकते हैं हम लोग। सूची पद्धति में कैसे लिखेंगे, इसको लिख के दिखाता हूं मैं। हाँ, इसको सूची पद्धति में लिखता हूं, चलो। ए बराबर क्या दिया है? अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन 10 से 20 के बीच में। तो अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? अभाज्य संख्या वो होती है जिसके सिर्फ 2 ही विभाजक होते हैं, सिर्फ 2 ही संख्याओं से कटनी चाहिए। एक ले सकते हैं क्या अभाज्य संख्या में? मैंने बताया था पिछले, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एक सिर्फ एक ही पहाड़े में आती है, एक ही सिर्फ एक के पहाड़े में ही आती है और किसी पहाड़े में नहीं आती। अभाज्य संख्या केवल 2 पहाड़ों में आने चाहिए। तो देखो 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 ले सकते हैं, 2 एक के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में ही आता है। 3 भी देखो एक के पहाड़े में ही आता है और 3 के पहाड़े में आता है। 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 2 के पहाड़े में भी आ जाता है। 5 ले सकते हैं, 5 क्योंकि 5 एक और 5 के ही पहाड़े में आता है, सिर्फ 2 ही पहाड़ों में है। 7 ले सकते हैं। ऐसे हमको कहाँ तक जाना है कि 20 से कम, 10 से 20 के बीच की संख्या लिखनी है। 7 के बाद फिर 11 आ जाएगा, 11 के बाद 13 आ जाएगा, 13 के बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 आ जाएगा, फिर 18 नहीं, 19 आ जाएगा, फिर 20 नहीं ले सकते। तो ये हो गया देखो 2 3 5 7 11 13 17 9। ये मैंने ये जो समुच्चय है इसको सूची पद्धति में लिख दिया। फिर समुच्चय बी यहाँ पर क्या दिया है? बी हमें दिया है 11 13 17 19। बी क्या दिया है? 11 13 17 19। तो अब हमें क्या बोला है कि ए बराबर बी की जांच कीजिए। तो आप देखो ए और बी क्या बराबर हैं? ए और बी को बराबर कह सकते हैं। देखो 2 बिलोंग्स टू ए है, लेकिन 2 बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 2 ए का घटक है, लेकिन 2 बी का घटक नहीं है। तो इसलिए ए के सारे घटक बी में नहीं है और बी के सारे घटक ए में नहीं है, इसलिए ए और बी यह समुच्चय बराबर नहीं है। तो ये ए बराबर बी यहां पर नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर एक मिस्टेक हुई है, मिस्टेक सुधारना पड़ेगा। कोई बताएगा? यहाँ एक गलती हुई है अपने से। क्या गलती हुई है बताओगे?
नहीं नहीं, एक गलती ये हुई है बेटा कि देखो समुच्चय ए में दो शर्त दी थी कि x जो है अभाज्य संख्या भी हो और ये 10 और 20 के बीच की संख्या होनी चाहिए। एक सेकेंड जरा। हाँ बेटा, यहाँ गलती क्या हुई है, क्योंकि शर्त यहाँ पे दिया था कि 10 से बड़ी संख्या लेनी है। अभाज्य संख्या तो हो लेकिन 10 से बड़ी, तो 2, 3, 5, 7 ये सब नहीं ले सकते क्योंकि ये 10 से छोटी है। 10 से बड़ी 10 और 20, हाँ 11, 13, 17, 19 यही आएगा। और जो समुच्चय बी दिया है उसमें भी वही है, 11, 13, 17, 19। तो यहाँ ए और बी के घटकों की संख्या समान है और घटक भी समान है, इसलिए ए और बी यह सम समुच्चय है, इसलिए ए बराबर बी सिद्ध होता है। समझ गए बेटा आप लोग? तो यहाँ पर मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूँ बेटा। आप लोग पूरा उदाहरण सॉल्व करिए बिना देखे। हाँ बेटा बोलो। बेटा वो अपने क्लास टीचर को बोलिए, वही कर पाएंगे।